गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में जाना था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आकार एवं स्थानिक समझ। जिसमें हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे। शेप्स कितने टाइप्स के थे, 2D और 3D शेप्स थे, यानी कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2D शेप में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रायंगल पढ़ चुके हैं और फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारे आज की क्लास का जो टॉपिक है वो भी 2D से ही रिलेटेड है, और हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी बाइलिंगुअल फॉर्म में। तो हमारे आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त, सर्कल यानी कि वृत्त। A circle is a closed two-dimensional figure in which the set of all the points in the plane is equidistant from a given point called center. किसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर रहते हुए उसी समतल में गमन करने वाले बिंदु का बिंदुपथ एक वृत्त कहलाता है। यानी कि वृत्त वह बंद आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए एक निश्चित बिंदु से सदैव क्या होती है, समान दूरी पर होती है। ठीक है। और वृत्त जैसे कि ये हो गया हमारा स्थिर बिंदु, ये हो गया O, यहाँ से सेम दूरी से एक क्या बन रहा है, रास्ता बन रहा है। ठीक है। तो ये जो बंद आकृति बन रहा है वो क्या हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, सर्कल यानी कि वृत्त कहते हैं। और इसका जो ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। और ये जो स्थिर बिंदु है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर, वृत्त का केंद्र। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एज। किसी तल पर लिया गया वह निश्चित बिंदु जहाँ से वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है, वृत्त के क्या कहलाते हैं, केंद्र कहलाते हैं। यानी कि ये जो हमारा स्थिर बिंदु O था, इसको अभी भी हम लोग कह रहे थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और इससे जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, सब तरफ जो होता है बराबर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस, त्रिज्या। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द आउटसाइड एज। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की वृत्त केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये जो सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस। यानी कि ये जो हाफ लाइन यहाँ से सेंटर O से मान लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस P तक है, तो OP हमारा क्या हो गया, रेडियस R हो गया। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये लाइन भी खींच रहे हैं तो O और ये M कर लेते हैं। ठीक है। तो OM भी हमारा क्या हो गया, रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गया। और ये Q कर लो तो ये OQ भी हमारा क्या हो गया, रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गया। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है कहाँ तक का, जो सर्कल बन रहा है उस वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। द डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेज 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त पर स्थित हों, वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी कि ये सेंटर से जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, सर्कल के दीवार कह सकते हैं इसको। ठीक है। इससे टच हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यास यानी कि डायमीटर हो गया। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, D से। यानी कि मान लो ये A और इसको B मान लो। ठीक है। तो AB जो हो गया हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, क्योंकि ये सेंटर O से क्या हो रहा है, होते हुए जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास यानी कि डायमीटर। इसको हम लोग स्मॉल D से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन क्या है वो देखो। त्रिज्या यानी कि रेडियस
और व्यास यानी कि डायमीटर की जो होती है वो आधी होती है, यानी कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डायमीटर के आधी होती है, यानी कि d/2। तो यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू d/2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग है ना कह सकते हैं अर्धव्यास भी कह सकते हैं, अर्धव्यास यानी कि हाफ डायमीटर। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ना डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि 2r, d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया। नेक्स्ट है अब सर्कमफेरेंस यानी कि वृत्त की परिधि। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिमिति या वृत्त के एक चक्कर या एक घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये एक चक्कर लगाए चारों ओर, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाए, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर इसकी एक रेडियस है जिसका 7 सेंटीमीटर मान है। ठीक है, यानी कि r इज इक्वल टू क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि एक सर्कल के पूरा चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, यानी कि सर्कमफेरेंस टोटल कितना होगा। तो सर्कमफेरेंस को हम लोग c से डिनोट करते हैं। ठीक है, और c इज इक्वल टू 2πr, ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और पाई को हम लोग 22/7, जनरली इसका मान हम लोग यही रखते हैं। और अगर कोई मान रखना होता है तो वो वहाँ पर लिखा रहता है कि हाँ ये इस मान से इसको डिनोट करके तब बनाए, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली मान रहे हैं 22/7। ठीक है, और हम लोग को r यानी कि रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे है, 7 कैंसिल आउट हो गए, तो ये 22 × 2 44, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हम लोग का हो गया वो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग जो ये सर्कल है, सर्कल का जो टोटल दूरी है तय करने में टोटल डिस्टेंस कितना लग गया 44 सेंटीमीटर लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्क यानी कि चाप। The arc of a circle is defined as the part or segment of the circumference of a circle. वृत्त की परिधि का कोई अंश या भाग वृत्त का वृत्त का चाप कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इस और ये चारों ओर जो चक्कर है, ठीक है, तो ये हमारा, ये मान लो ये यहाँ से एक कट आया और ये दोनों को मिलाए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक चाप हो गया। तो यानी कि ए बी हमारा क्या हो गया, चाप हो गया। चाप को हम लोग यानी कि आर्क को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉर्ड यानी कि जीवा। अ कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। मतलब देखो ये जो लाइन आ रहा है सर्कल को यहाँ से मिलाए, ठीक है, ए और बी मिल रहा है, ये हमारा क्या कहलाया, जीवा यानी कि कॉर्ड कहलाया। और सी बी यानी ये जो हमारा डायमीटर है ये भी हम लोग क्या कहलाता है, ये भी हमारा एक जीवा ही हुआ, जीवा यानी कि कॉर्ड हो गया। और जो वृत्त होता है यानी कि सर्कल होता है उसका सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं यानी कि डायमीटर कहते हैं। यानी कि सर्कल की सबसे बड़ी जीवा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड, क्या हो गई, व्यास यानी कि डायमीटर। यहाँ पर ए बी और बी सी ये हमारा क्या हो गया,
ये दोनों हमारा हो गया जीवा यानी कि कॉर्ड, ठीक है। या फिर इसको यहाँ से भी अगर एक लाइन लेते हैं, ठीक है, मान लो ये पी क्यू, तो ये भी हमारा क्या हो गया, जीवा यानी कि कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट, वृत्तखंड। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड as a region bounded by a chord and a corresponding arc lying between the chord's endpoints. वृत्त की जीवा संपूर्ण वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक खंड को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को एक कॉर्ड डिवाइड कर रहा है, ये ए पार्ट ये बी पार्ट, ठीक है, और इस दोनों को जो डिवाइड किया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटा वाला साइड हो गया छोटा वृत्तखंड, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा साइड है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो एक कॉर्ड जब दो भाग में सर्कल को बांटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। और ये हमारा जैसे एक ये भी है, ये मान लो पी क्यू जीवा है यानी कि कॉर्ड, और ये मान लो आर एस कॉर्ड है, ठीक है। तो ये एक सर्कल को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ए और बी में। तो ये हमारा ए जो हो गया, इसमें क्या हो गया, ये ए हो गया हमारा दीर्घ यानी कि दीर्घ सेगमेंट हो गया, वृत्तखंड हो गया, और ये वाला बी वाला पार्ट जो गया हमारा लघु वृत्तखंड हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये मान लो हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका जो ये अंदर वाला जो भाग है, मतलब ये टोटल जो इतना डिस्टेंस ले रहा है या जगह ले रहा है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। सर्कल का एरिया हो गया ये, ठीक है। या फिर ये मान लो ये रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का जो ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूलर्स फॉर्मूला यानी कि यूलर का सूत्र। ये हमारा जो हो गया, ये हो गया पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है, पॉलीहाइड्रॉन है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी 2D फेसेस होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। यानी कि ये एक मान लो रेक्टेंगल शेप है, कौन सा, CDEH, ये जो हमारा हो गया ये वाला पार्ट आगे वाला, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये भी है एक, और एक यहाँ से हो गया फेस, एक इधर वाला, एक नीचे वाला फेस होगा, और एक ये टॉप पर वाला फेस। तो ये सारे फेसेस से मिलकर जो बना हुआ है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इसको हम लोग कहते हैं पॉलीहेड्रॉन यानी कि बहुफलक कहते हैं। यानी कि ढेर सारे फलक यानी कि फेसेस से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुफलक यानी कि पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन यानी कि बहुफलक, ठीक है। जिसमें देख लो ये ए बी जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये साइड हो गया, यानी कि इसको हम लोग एज भी कहते हैं, ठीक है, भुजा। ये हमारा ए बी जो हो गया एज यानी कि भुजा है, और ये CHED जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, फेस, जो हम लोग ढेर सारे फेस से मिलकर बना हुआ था, तो ये फेस हो गया, यानी कि इसको हम लोग फलक कहते हैं। और ये जो ए बी सी डी ये सब जो भी हैं EFGH ये सब क्या हो गए, वर्टेक्स। पॉलीहेड्रॉन जो है सो ये एक 3D शेप में है, ठीक है, 3D शेप है, और 3D शेप में टोटल जो फेस हो गए और टोटल जो वर्टेक्स हो गए, ठीक है, वर्टेक्स टोटल यानी कि ABCD ये टोटल 8 वर्टेक्स हो गए, और फेस कितने हो गए, 6, ठीक है। फेस काउंट कर लो, CHED ये एक फेस हुआ, फिर AFED 2 हो गया, फिर हो गया ABGF ये 3 हो गया, फिर हो गया BCHG ये 4 हो गया, और नीचे वाला FGHE ये 5 हो गया, और ABCD ये हो गया 6। तो टोटल कितने फेस हो गए, फलक हो गए 6, ठीक है। अब है
एज टोटल कितने हो गए ये काउंट करो। ए बी 1, बी सी 2, ए डी 3 और सी डी 4। तो ऊपर 4 हो गए, नीचे भी 4 इसी तरह से हो गए, तो 4 4 8 हो गए। और फिर उसके बाद है सी एच 9, डी ई 10, उसके बाद हो गया बी जी 11 और ए एफ 12, यानी कि टोटल एज हमारा जो हो गया, यानी कि भुजा वो हो गया टोटल कितने 12 हो गए। ठीक है, और ये हमारा 3D शेप है, कौन है, पॉलीहेड्रॉन बहुफलक है, जिसमें हम लोग के कितने एज होते हैं, 12 एज हो जाते हैं, 6 फेस हो जाते हैं और 8 वर्टेक्स हो जाते हैं। तो यूलर्स का जो फार्मूला है वो होता है F प्लस भी इज इक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F प्लस भी माइनस E इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ यूलर का जो फार्मूला है इसके हिसाब से क्या होता है कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन यानी कि बहुफलक के सभी फलक यानी कि सभी फेस और सभी वर्टेक्स का जो योग होता है यानी कि एडिशन होता है, वो क्या होता है, उसके एजेस से 2 ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि फेस और वर्टेक्स जो होते हैं वो एज से 2 ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ई को इस साइड ले आए, एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2 कर लिए। तो एफ जो यहाँ हो गया वो क्या हो गया, नंबर ऑफ फेस यानी कि फलकों की संख्या, और भी हो गया नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी शीर्ष बिंदु की संख्या, और ई हो गया नंबर ऑफ क्या हो गया, एजेस यानी कि भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब मान लो एक इससे क्वेश्चन है कि यदि मान लो एक बहुफलक यानी कि पॉलीहेड्रॉन है जिसके वर्टेक्स जो हो जाते हैं वो कितने हैं, वो 9 है। ठीक है, और इसके जो एजेस हैं वो कितने हो गए, मान लेते हैं दिया हुआ है 13। ठीक है, तो नहीं 13 नहीं, यहाँ पर मान लो 12 है। ठीक है, तो एज दिया हुआ है 12 और वर्टेक्स दिया हुआ है कितना, 6। ठीक है, 6 वर्टेक्स है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि फेस निकालने के लिए, फेस नहीं 8 वर्टेक्स कर लो, वर्टेक्स 8 दिया है, एज 12 दिया हुआ है, तो फेस निकालना है। तो एफ यहाँ एफ इज इक्वल टू वॉट, तो एफ का मतलब इसका फार्मूला क्या था, एफ प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो एफ यहाँ वॉट और प्लस भी 8, ई हो गया 12 प्लस 2 14 माइनस 8 यानी कि 6, यानी कि टोटल फेस कितने हो गए 6। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग यानी कि स्थानिक समझ के बारे में जानते हैं। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग इज नोइंग when your body is in space in relation to objects or other objects. To have good spatial understanding, you also need to understand and respond to a change in position from these objects. यानी कि क्या होता है कि स्थानिक समझ को अच्छे से समझने से हम क्या कर सकते हैं, संख्या, मापन, आंकड़ा यानी कि सबको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। गणित का समझ भी और अच्छा हो सकता है। स्थानिक समझ के कारण हम अलग अलग चीज़ों को देख पाने में मतलब सक्षम हो सकते हैं कि हाँ किस तरह से हम देख रहे हैं, कौन किस तरह का है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है, कौन साइड में है, इस सब के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर है, ठीक है, ए और बी, तो बी एक सर्कल है और ए एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये क्या है कि बी के अंदर ए है, यानी कि क्या इनसाइड है, इनसाइड बी के इनसाइड क्या है, ए है। और सेकेंड वाले फिगर में क्या है, ए और बी, तो ए क्या है, बी से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि बी ए से छोटा है। और पहले वाले फिगर में क्या कह सकते हैं, पहले वाले फिगर में हम लोग कह सकते हैं कि ए बी के अंदर है। ठीक है, और सेकेंड वाले में क्या कह सकते हैं, ए बी से मतलब बड़ा है और बी जो है ए से छोटा है। और फिर थर्ड वाले फिगर में क्या है कि ट्रायंगल है, एक सर्कल है, उस दोनों के बीच में बी है, यानी कि ए के बीच में, ए और सी के बीच में कौन है, बी है। ठीक है,
तो इसको हम लोग ऐसे कहते हैं बीच में, यानी कि इनसाइड हो गए, मिडिल में हो गए। तो ए और सी के मिडिल में कौन है, बी है। और फोर्थ नंबर है बी के ऊपर, यानी कि बी के ऊपर में कौन सा क्या है, ए है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ए के नीचे बी है। तो इससे हम लोग क्या बन रहा है कि हमारा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बन रहा है, स्थानिक समझ बन रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस तरह से है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड प्लीज़ प्रेस द notification button. Thank you so much. Have a nice day.